This is Amit Dave, PhD Computer Science. Students, we are going to start a new topic, function, which is very important, very important portion of any programming language. You are learning Python as per your class 12 computer science syllabus. पर ये स्टूडेंट्स सभी लैंग्वेज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप पाइथन कंप्यूटर साइंस सिलेबस पढ़ रहे हैं, पर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फंक्शन, जो सभी को आना चाहिए और बहुत परफेक्टली आना चाहिए. तो हम लोग शुरू कर रहे हैं टॉपिक फंक्शंस इन पाइथन. पहले फंक्शन समझे क्या होता है. फंक्शन एक्चुअल में इट इज अ सब प्रोग्राम. फंक्शन जो है वो एक सब प्रोग्राम होता है. फंक्शन सब प्रोग्राम होता है, इसका मतलब ये इट इज पार्ट ऑफ प्रोग्राम. इसकी डेफिनेशन है फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और वेल डिफाइंड टास्क. फंक्शन जो है कुछ स्टेटमेंट का समूह होता है जो एक टास्क परफॉर्म करता है. जैसे हम एक प्रोग्राम करने बैठे हैं, उसमें हमारे सामने बहुत सारे टास्क है. इनपुट की कई सारी लाइंस, कैलकुलेशन की कई सारी लाइंस, आउटपुट की कई सारी लाइन. तो हम अपने इनपुट की लाइन के लिए फंक्शन बना सकते हैं, आउटपुट की लाइंस को अलग फंक्शंस में रख सकते हैं, कैलकुलेशन की लाइन को अलग से फंक्शन में रख सकते हैं, और जब जरूरत हो इन्हें अपने ऑर्डर में कॉल कर सकते हैं. फंक्शन दो उपयोग में आता है. दो मेन रीजन है जिसकी वजह से फंक्शन को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है. एक नंबर 1, ये हमारी प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलर अप्रोच लाता है, मॉड्यूलर अप्रोच. और दूसरा हमारे प्रोग्राम साइज को काफी हद तक रिड्यूस कर देता है. जैसे बहुत ही बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं हम, तो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया जाए तो ये काफी हद तक इजी हो जाता है. इवन टीम ऑफ प्रोग्रामर के लिए भी काम आसानी से बांटा जा सकता है पूरी टीम में, कि जब बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांट लिया जाए. एक प्रॉब्लम का एक पार्ट एक फंक्शन में सॉल्व कर दिया, दूसरा पार्ट दूसरे फंक्शन में सॉल्व कर दिया, और फिर उनको प्रॉपरली हमारे प्रोग्राम में कॉल कर लिया. इसका एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं इस बात को. देखिए, एक छोटा सिंपल सी प्रॉब्लम, इनपुट कैलकुलेशन और आउटपुट बेस्ड. बहुत सिंपल ही प्रोग्राम है ये. कुछ नंबर्स का इनपुट किया हुआ दिख रहा है आपको. मैंने सारी लाइंस टाइप नहीं की, N1 N2 N3 N4 N50. हमने सपोज 50 लाइंस यहां पर इनपुट की है. इनपुट की 50 लाइंस है. अब आप अज्यूम कीजिए कि यहां पर आपने कुछ कैलकुलेशंस किए, करीब 30 लाइंस में कैलकुलेशन किया. X1 का कैलकुलेशन किया, X2 का किया, X3 X4 X30 का कैलकुलेशन किया. ठीक है, कई सारे एडिशन है, कई सारे सब्सट्रैक्शन हो सकते हैं इसमें, और फिर कई सारा आउटपुट किए हुए आपने अलग अलग लाइनों में, अलग अलग तरीकों से आप चाहते हैं आउटपुट करना. तो मैंने एक सिंबॉलिक तौर पर आउटपुट की कुछ लाइंस लिखी हुई है. एक सिंबॉलिक प्रोग्राम है ये, कोई ऐसा कोई मेन पर्पस नहीं है. सिंपली इनपुट की लाइन से 50, कैलकुलेशन की कुछ 30 लाइंस दिख रही है, और फिर कुछ 30 लाइंस आउटपुट की. ऐसा करीब ये 110 लाइन का इमेजिन कर कीजिए कि प्रोग्राम है. अब ये प्रोग्राम में कहीं पर भी मॉड्यूलर अप्रोच नहीं लगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने कंप्लीट एंटायर प्रॉब्लम को वन शॉट वन गो में सॉल्व किया हुआ है. पर यही प्रोग्राम की मॉड्यूलर अप्रोच क्या होगी, वो होगी यूजिंग फंक्शन, जो आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देगी. अब ये देखिए, राइट हैंड साइड में एक मॉड्यूलर अप्रोच फंक्शन की का यूज करते हुए कैसे इंप्लीमेंट हो रही है. यहां हमने जितनी इनपुट की लाइंस थी उसको मेंशन कर दिया एक फंक्शन के अंदर. बहुत कोई बड़ा टास्क नहीं है. फंक्शन एक सिंपल सा बनाना है, तो क्या करना है, डेफ लिखना है आगे, फंक्शन को एक नाम दे देना है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और कॉलन. For defining a function in its header line, we must have to use a keyword def, then function name decided by us, and parenthesis, then colon. And then by specifying indent, we mention all the statements inside this function. और ये इंडेंट लगाकर हमने इसके फंक्शंस के स्टेटमेंट लिख दिए. N1 इनपुट, सारी इनपुट की वही लाइन जो इधर थी वो दिख रही है आपको इधर. सारी 50 लाइंस इधर आ गई अब इनपुट की. सारी कैलकुलेशन की लाइन के लिए एक नया फंक्शन शुरू कर दिया, डेफ कैल्क कॉलन, और सारी कैलकुलेशन की लाइन यहां पर लिख दिया. सारी आउटपुट की लाइन मेंशन कर दिया हमने, प्रिंट आउटपुट 1 X1, आउटपुट X2, आउटपुट X30, ऐसी सारी आउटपुट की लाइंस मेंशन कर दी. ये 3 फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, और फिर इन डेफिनेशंस को हमने कॉल कर दिया बाय mentioning function name and parenthesis.
देखिए फंक्शन जब भी बनाया जाता है तो दो लाइनें, दो पार्ट सबसे जरूरी है। एक होता है फंक्शन को डिफाइन करना और दूसरा फंक्शन को कॉल करना। तो हमने कॉल किया यहां पर इनपुट, कैल्क और आउटपुट, तीनों फंक्शंस को कॉल किया। पहले किसको हमने कॉल किया? इनपुट एग्जीक्यूट करो। हमने कंप्यूटर को ऑर्डर दिया इनपुट एग्जीक्यूट करो, तो पहले इनपुट की सारी लाइन फिनिश हो जाएंगी। फिर कैलकुलेट करो तो सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। देन वी कॉल आउटपुट, तो इसमें आउटपुट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और सारा आउटपुट हो जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड का प्रोग्राम में हमने फंक्शन के थ्रू मॉड्यूलर अप्रोच यूज की। इसका एडवांटेज क्या दिख रहा है? अभी आपको हो सकता है ज्यादा एडवांटेज नहीं दिख रहा हो, बट बेटा ये जब बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी भी इससे बढ़ जाती है और हम इसमें एक ही बड़ी प्रॉब्लम को, एक लार्ज प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिकम्पोज कर पाते हैं। तो हम ये काफी इफेक्टिव अप्रोच मानी जाती है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट यूज सामने कि बाय solving any problem in one go in a one single program, a large program, we can solve this problem using function by dividing all its different modules inside different functions, and then we call these function in appropriate order as per our requirement. हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन डिफाइन किया, कैल्क डिफाइन किया, आउटपुट डिफाइन किया और फिर इनको कॉल कर लिया। तो अभी यहां पर डेफिनेशन का इन तीनों का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। आप कैल्क ऊपर लिख दें, आउटपुट उसके ऊपर लिख दें, पर जब सबसे इंपॉर्टेंट है कॉलिंग का ऑर्डर परफेक्ट होना, जिस ऑर्डर में आप एग्जीक्यूट चाहते हैं। जब हम फ्यूचर में फंक्शन बनाएंगे तो उसकी पहले से एक बात समझ लें कि दो चीजें जरूरी है फंक्शन के लिए। एक तो फंक्शन को डिफाइन करना, उसके लिए डेफ से शुरू होती है डेफिनेशन, फंक्शन का नाम दिया जाता है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और कॉलन लगाया जाता है, और फिर फंक्शन की सारी लाइन, जैसे प्रोग्रामिंग की लाइंस आ रही थी वैसी सारी लाइंस फंक्शन की डेफिनेशन में आ जाएंगी। ये पार्ट हो गया फंक्शन डेफिनेशन। और फिर ये फंक्शन के नाम लिखकर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज लगाकर फंक्शन को कॉल किया जाता है। अभी इसमें और भी कुछ डिटेल है जो मैं आगे बताऊंगा, पर इतना याद रखिए फंक्शन पहले डिफाइन किया जाता है और फिर कॉल किया जाता है। तो हमने 3 फंक्शन डिफाइन किए और तीनों को कॉल किया। तीनों की डेफिनेशन का आपस में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट कॉलिंग आपको जैसा एग्जीक्यूशन चाहते हैं उस ऑर्डर में होना। आप चाहते हैं पहले इनपुट हो तो इनपुट को पहले कॉल किया, फिर कैलकुलेशन को कॉल किया ताकि कैलकुलेशन हो जाए, और उसके बाद फाइनली आउटपुट शो करवाया। तो ये हमने एक मॉड्यूलर अप्रोच अप्लाई किया यहाँ पर फंक्शन के लिए। तो हम फंक्शन से मॉड्यूलर अप्रोच गेन कर पाते हैं। और दूसरी चीज जो दूसरा बड़ा एडवांटेज है, ये देखिए यहाँ पर एक छोटी सी टारगेट लेकर चले। सपोज हमको कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने जिसमें एक ही जैसा टास्क बार बार करना पड़ रहा है। यदि हम कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें एक ही जैसी रिक्वायरमेंट बार बार हमारे सामने आ रही है, तो उसके लिए हम बार बार प्रोग्राम की लाइंस टाइप कर रहे हैं। इसको एक ही बार फंक्शन में डिफाइन कर देने से केवल फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, बस ये काम हमारा काफी हद तक आसान कर देता है फंक्शन वाली अप्रोच। इसके लिए समझने के लिए मैंने आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक प्रोग्राम बनाया जिसका पर्पस है प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 2 नंबर। प्रोग्राम का क्वेश्चन सुन लीजिए, बड़ा सिंपल सी प्रॉब्लम ली है कि 2 नंबर के फैक्टोरियल का योग। वी वांट टू कैलकुलेट एडिशन ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 2 नंबर। क्लास 11 में कई बार प्रोग्राम बनाया होगा हमने फैक्टोरियल का। देखिए पहला n1 नंबर इनपुट किया, फैक्ट इक्वल 1, f1 इक्वल 1 एक वेरिएबल लिया और लूप के अंदर फैक्ट इक्वल फैक्ट इनटू i किया। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक n1 नंबर का फैक्टोरियल बन के तैयार हो चुका है, f1 में आ चुका है। जब यदि यहाँ पे प्रिंट f1 करोगे तो आपको n1 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। उसी के कंटिन्यूएशन में n2 का फैक्टोरियल के लिए सारी सेम लाइनें लिखी हुई है, बस वेरिएबल का नाम चेंज हो गया, n1 की जगह n2 हो गया, इधर f2 हो गया, f2 हो गया। हमारा पर्पस था कि दोनों के फैक्टोरियल का एडिशन चाहिए था, तो फाइनली हमने प्रिंट कर दिया f1 प्लस f2। अब इस प्रॉब्लम को और थोड़ा बढ़ा दे, अगले लेवल पर ले जाए कि यदि 2 नंबर का फैक्टोरियल के लिए हमको इतना करना पड़ा, यदि 50 नंबर के फैक्टोरियल का समेशन का प्रोग्राम होता तो क्या किया जाता? हमको 50 बार ये डेफिनेशन लिखनी पड़ती, एक ही जैसा लूप रन करना, एक ही जैसा नंबर बार बार इनपुट करना, f1 इक्वल 1, f2 इक्वल 1, f3 इक्वल 1, और लूप के अंदर की लाइन फैक्ट इक्वल फैक्ट इनटू i 50 बार लिखनी पड़ती। क्लियर? अब ये एक ही फैक्टोरियल कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट हमारे प्रोग्राम में बार बार आ रही है,
तो अब इसकी दूसरी अप्रोच यूजिंग फंक्शन राइट हैंड साइड में देखिए, हमने फैक्ट निकालने के लिए बना लिया फंक्शन। यहां पर कॉलन आएगा एक डेफ फैक्ट ब्रैकेट में n, डेफ फैक्ट ब्रैकेट में n। अभी यहां पर हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया और डेफ फैक्ट ब्रैकेट में n जिसका नाम दिया फैक्ट, इसमें ब्रैकेट पैरेंथेसिस में एक पैरामीटर दे दिया n। अभी मैं इसको डिटेल एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है पैरामीटर, आप कंफ्यूज ना होइएगा। पहले इतनी बात समझ लीजिए कि फैक्ट कैलकुलेट करने की सारी अप्रोच यहां पर मेंशन कर दी, बस एक लाइन गायब दिख रही है आपको कि वो नंबर इनपुट नहीं किया, n इनपुट इंट इनपुट एंटर n। तो मैं बताता हूं कहां से होगा। जैसे ही यूजर प्रोग्राम रन होगा, प्रोग्राम का मेन पार्ट ये होता है जो मेन इंडेंट पर होता है, सारी डेफ की फंक्शन डेफिनेशंस के बाद जो मेन इंडेंट वाली लाइन वहां से एग्जीक्यूशन शुरू होगा। आपसे एक नंबर इनपुट किया जाएगा n1, ठीक है। n1 इनपुट किया, आपसे दूसरा नंबर इनपुट किया n2, n1 और n2 आपसे दो नंबर इनपुट कर लिए। फैक्ट ऑफ n1, ये यहां पर हमने किया है फंक्शन को कॉल, जो ऊपर डिफाइन फंक्शन है इसको पहली बार कॉल किया फैक्ट ऑफ n1। इसको आप रीड करें फैक्ट ऑफ n1। इस लाइन को जब कंप्यूटर रीड कर रहा होगा तो क्या होगा, इंटरनली फैक्ट फंक्शन कॉल हुआ, n1 का इनपुट लेकर n1 की वैल्यू n में चली जाएगी। सपोज n1 आपने दिया 5, तो ये n बन गया 5। 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ। 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होने के बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है फंक्शन में, वो होता है रिटर्न, कि फंक्शन की डेफिनेशन से कॉलिंग पर कुछ वैल्यू देना है, तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से क्या होगा कि जो फैक्ट की वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू है, सपोज हमने 5 दिया था n में, तो 5 का फैक्टोरियल आपको पता होगा 120 होता है, वो 120 f में है, वो 120 कहां रिटर्न होगा, जहां से कॉल हुआ था, कॉल यहां से हुआ था। फिर से मैं बता दूं कि सपोज ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है पूरी लाइन, तो इसका माइक्रो एग्जीक्यूशन क्या होगा, फैक्ट ऑफ n1 पहले होगा, फिर फैक्ट ऑफ n2 होगा। तो पहले फैक्ट ऑफ n1, इमेजिन कीजिए कि n1 5 है, तो 5 का फैक्टोरियल ये फंक्शन कैलकुलेट करेगा। 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बाद ये रिटर्न क्या करेगा, जो कैलकुलेट होके f में वैल्यू आई 120, वो थ्रो कर देगा जहां से कॉल हुए थे। एक बार एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया फैक्ट फंक्शन का। दोबारा फैक्ट ऑफ n2, दोबारा कॉल किया फंक्शन फैक्ट ऑफ n2। इस बार कोई नया नंबर होगा, सपोज 4 है, तो n2 की वैल्यू सपोज 4 है, तो 4 पास होगा n में, 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो यहां रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, 24 और इधर 120, इन दोनों का एडिशन आंसर में। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, क्या हो रहा है कि एक ही टास्क फैक्ट को हम बार बार डिफाइन कर रहे थे, उसके बजाय एक ही बार डिफाइन किया, और जब जब जरूरत हुई हमने उसको कॉल कर लिया, फंक्शन का नाम लिखकर पैरेंथेसिस में जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू देकर कॉल कर लिया। इसलिए यहां पर इनपुट स्टेटमेंट मिसिंग था बेटा। हम इनपुट कर रहे हैं मेन फंक्शन से, मेन फंक्शन में जो वैल्यू इनपुट की वो फंक्शन में पास कर रहे हैं और फिर एग्जीक्यूशन हो रहा है। अभी सारी टर्म्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, मैं डिटेल में बताऊंगा क्या है डेफिनेशन, क्या है पैरामीटर, पर इतना जरूर एक लाइन की बात जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा कि फंक्शन से हमारी प्रोग्राम साइज रिड्यूस हो जाएगी। हम कोई भी टास्क बार बार करने के बजाय एक बार उसको फंक्शन में डिफाइन कर दें और जरूरत पड़ने पर बार बार उसको कॉल कर सकते हैं। अब यदि 50 नंबर का भी फैक्टोरियल निकालना होगा तो हम केवल नाम लिखेंगे फंक्शन का, फैक्ट ऑफ n1 प्लस फैक्ट ऑफ n2 प्लस फैक्ट ऑफ n3 प्लस फैक्ट ऑफ n4 प्लस फैक्ट ऑफ n50, तो 50 नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पॉसिबल होगा हमारे लिए। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, तो ये फंक्शन के दो पर्पस की वजह से फंक्शन को काफी यूज किया जाता है। अब देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग में फंक्शंस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब फंक्शन जो है इसकी डिटेल समझने के लिए मैं इस पर जा रहा हूं। देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन। पाइथन में 3 प्रकार के फंक्शंस यूज होते हैं। एक होता है बिल्ट इन, दूसरा होता है मॉड्यूल्स और तीसरा होता है यूजर डिफाइंड। ये यूजर डिफाइंड अभी हम जो सैंपल कर रहे थे वही था,
हम इसको डिटेल में और समझेंगे क्योंकि यही सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा। पर पहले इसके पहले दो छोटे छोटे टॉपिक बिल्ट इन फंक्शन और मॉड्यूल को अच्छे से समझ लें। देखिए, बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन मतलब क्या? वो फंक्शन जो पहले से डिफाइंड है। ऑल दोज फंक्शंस which are already defined in Python library are called standard built-in function of Python language। वो फंक्शन जो कि पाइथन में पहले से क्रिएटेड है, पहले से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफाइंड है, उनको कहा जाता है बिल्ट इन फंक्शन। इसके लिए हमको एडिशनल कुछ नहीं करना होता, जस्ट वी कॉल दीज फंक्शंस। कुछ एग्जांपल, कुछ सामने एग्जांपल देख रहे हैं। इंट, शुरू से जब से हम पाइथन हमने पहला प्रोग्राम बनाया एडिशन ऑफ 2 नंबर का, तब से यूज कर रहे हैं ये इंट। एक्चुअल में ये है फंक्शन, एक बिल्ट इन फंक्शन। इसका काम है आपका स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना। str फंक्शन, कोई न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए str फंक्शन। कोई स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना, उसके लिए फ्लोट फंक्शन। तो दीज आर 3 बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन में ही इनपुट अपने आप में एक फंक्शन है। यूजर से एक स्ट्रिंग का इनपुट करने के लिए वी ऑलवेज यूज इनपुट फंक्शन, दिस इज बिल्ट इन फंक्शन। जहां पैरेंथेसिस लगता है, दीज आर ऑल फंक्शंस। अभी तक हम पैरेंथेसिस जितने भी लगा रहे हैं, दीज आर फंक्शंस। अभी लिस्ट टपल डिक्शनरी में यूज किया था इवेल का। इवेल फंक्शन क्या होता है? तो इवेल टू इवेल्युएट समथिंग इन इट्स कंपेटिबल डेटा टाइप। तो हम यहां पर इवेल्युएट फंक्शन इज ऑल्सो बिल्ट इन फंक्शन। लिस्ट टपल, इनमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकालने के लिए यूज होता है मिन फंक्शन। सपोज इन सारी वैल्यूज का मिनिमम निकालना है, min of 12, 5, 7, -102, तो इन सब का मिनिमम हो गया -102। मैक्स फंक्शन टू गेट मैक्सिमम वैल्यू। टू गेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर वी यूज abs फंक्शन। जैसे यहां पर abs ऑफ 22 लिखा है, इसका रिजल्ट 22। abs ऑफ -22, रिजल्ट 22। तो दीज आर। इसके अलावा डेटा टाइप डिसाइड जनरेट करने के लिए किस टाइप की वैल्यू, वो पता करने के लिए वी यूज टाइप फंक्शन। तो टाइप फंक्शन टू गेट डेटा टाइप ऑफ एनी नंबर। यहां पर टाइप ऑफ 10 इंटीजर, एक स्ट्रिंग असाइन किया, a इक्वल हेलो, टाइप इक्वल a, तो आउटपुट में क्लास स्ट्रिंग, इसका डेटा टाइप दिखा रहा है। तो टाइप फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा टाइप ऑफ एनी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट जो है, तीसरा फंक्शन जो है वो है तीसरा फंक्शन है len फंक्शन टू गेट नंबर ऑफ वैल्यू इन कलेक्शन एनी सीक्वेंस। तो नंबर ऑफ वैल्यूज पता करने के लिए यूज होता है len फंक्शन। len फंक्शन के बाद नेक्स्ट फंक्शन राउंड टू गेट राउंडेड वैल्यू। इसको समझ लीजिए क्योंकि ये अलग अलग वैरायटी में यूज हो रहा है, इसके सारी चीजें क्लियर होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, राउंड का एक एग्जांपल देखिए सामने, 11.12345, 2। राउंडेड वैल्यू कितने डिजिट तक चाहिए? वी वांट टू गेट राउंडेड वैल्यू अप टू 2 डिजिट आफ्टर फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहां पर हमको 2 डिजिट तक आंसर रिमेन रहेगा, बाकी सारी राउंडेड वैल्यू आ जाएगी। कैसे राउंडिंग होती है? राइट से लेफ्ट में होती है। 5 डिस्कार्ड होगा, 5 या 5 से अबोव वैल्यू होगी, तो उस केस में नेक्स्ट डिजिट जो है +1 हो जाता है। तो यहां पर 5 को हटाने के लिए 4 5 हुआ, फिर ये 5 को हटाने के लिए 3 4 बनेगा, और 4 को हटाने के लिए 2 + 1 नहीं होगा, तो इसलिए रिजल्ट 11.12। 1 2 3 5 अप टू 3, तो यहां पे 11.123 राउंडेड वैल्यू। फिर राउंडेड वैल्यू अप टू 0, राउंडेड वैल्यू 0 तक 11.12345, राउंडेड वैल्यू 11.0, इतना राउंड ऑफ हो जाएगा, और यहां पर राउंडेड वैल्यू 11.0। उसके बाद नेक्स्ट रेंज फंक्शन, फॉर लूप में यूज हो ही रहा था रेंज फंक्शन। तो रेंज का पर्पस क्या है? रेंज का पर्पस है टू जनरेट अ सीक्वेंस फ्रॉम गिवन रेंज। स्टार्ट और स्टॉप 2 वैल्यूज मेंशन होती है,
तो स्टार्ट हमने मेंशन किया 0, स्टॉप मेंशन किया 5, तो ये 5 - 1 होगा यानी 4 तक। तो एक रेंज जनरेट की, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया 0 1 2 3 4। 3 पार्ट होते हैं रेंज फंक्शन के, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टेप यदि हमने बढ़ा दिया, इसी केस में यदि हम बढ़ा दे 0, 5, 2 कर दें यदि, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? यस, 0 2 एंड 4। 0, 5, 2 करने पर आउटपुट हो जाएगा 0 2 4। आउटपुट में 0 2 4 आएगा बस, क्योंकि स्टेप साइज कर दिया है 2। तो ये रेंज फंक्शन। अब बिल्ट इन फंक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे मॉड्यूल्स पर। बेटा अभी तक बिल्ट इन फंक्शन थे, मतलब वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शंस थे। अब बिल्ट इन फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। तो बिल्ट इन फंक्शंस में अब बात कर रहे हैं मॉड्यूल्स की। मॉड्यूल से मेरा पर्पस मतलब है कि वो फाइल्स जो पाइथन में .py के नाम से स्टोर होती है, तो वो सारी फंक्शन डेफिनेशन जो